तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, या एक थिन रॉड है, उस पर अगर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, मान लेते हैं एक बहुत ही पतली सी रॉड है। ठीक है, ये एक पतली सी रॉड है। ठीक है, और इस रॉड पे कुछ चार्ज, लेट पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। उसका चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। अब हमें इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, तो डिफरेंट पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछी जाती है। अगर इस पे टोटल चार्ज Q है और इसकी लेंथ L है तो लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L हो जाएगी। तो एक तो बहुत ही सिंपल केस बनता है, ठीक है ना, कि अगर इस रॉड के अलोंग ले लें हम एक पॉइंट। सबसे पहला केस तो ये ले लेते हैं कि अगर इस रॉड को हमने ऐसे रखा है, ये लेंथ L है, और इसी लाइन के अलोंग अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, कोई पॉइंट P है और यहाँ से T डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने एक बार एक रॉड और एक पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स कैलकुलेट किया था बाय इंटीग्रेशन, उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट P से अगर मैं x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लूँ, छोटा सा ये एलिमेंट ले लूँ, ये वाला एलिमेंट, ठीक है ना, तो इसकी लेंथ जो है वो dx होगी। एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट हमने बच्चों कंसीडर किया जिसकी लेंथ dx है। तो जो चार्ज होगा एलिमेंट पे, चार्ज ऑन एलिमेंट, वो होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट, तो Q/L इंटू dx। अब आप देखें कि ये जो dq चार्ज होगा, इट्स जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज, तो इसकी वजह से जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी dE, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली बहुत सारे एलिमेंट और भी होंगे, इसी तरह के इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, और all the elements will produce the electric field in same direction, in this direction। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा कि सारे के सारे कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में हैं। इसका मतलब है we can directly integrate DE to get net electric field, right? अगर ये कंपोनेंट्स की डायरेक्शन अलग अलग होती, as we have discussed in earlier videos, तो हमने यहाँ पर फिर क्या किया होता, डी के कंपोनेंट लिए होते और देखा होता कि कौन से कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, उनको इंटीग्रेट किया होता, राइट। तो चलिए पहले तो डी ई की वैल्यू लिख लेते हैं। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, इट इज़ 1/4πε0। सो मैं इसे के लिख देता हूँ, dq डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, सो इट इज़ kq dx डिवाइडेड बाई L x स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड विल बी क्या होगी, इंटीग्रेशन dE। तो यहाँ से अगर x की लिमिट देखें तो फर्स्ट एलिमेंट x इक्वल टू d पे शुरू होगा, और लास्ट एलिमेंट यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो d+L होगी। तो d से d+L kq डिवाइड बाई L, ये बाहर आ जाएगा, dx/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो kq डिवाइड बाई L 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x आएगा बेटा, इट इज़ d/d+L। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो दिस इज़ इक्वल टू kq डिवाइड बाई L
माइनस बाहर ले लेते हैं, पहले x में अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो के क्यू डिवाइड बाई एल 1/d माइनस 1/d प्लस एल। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द रॉड। रॉड के अलोंग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि पॉइंट हमारा रॉड के अलोंग नहीं है, कोई दूसरी सिचुएशन है, बाइसेक्टर हो सकता है अलोंग द परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन ए पॉइंट, या ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आइए समझ लेते हैं क्या होगी। सबसे पहले तो ये बच्चों मान लेते हैं एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक लाइन में चार्ज रखा है, एक बहुत ही पतली सी रॉड है, उस पर चार्ज है, और ये लेंथ हमने L मान रखी है, और बिल्कुल बाइसेक्टर वाला लाइन है ये। इस बाइसेक्टर लाइन पे यहाँ से कुछ भी डिस्टेंस मान लेते हैं, d डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है, या r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इस सिचुएशन में अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँ, यहाँ से x डिस्टेंस ऊपर, यहाँ पे ये एलिमेंट लूँगा, तो आप देखिए इस एलिमेंट की वजह से बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में ऐसे आएगी DE। तो अगर यहाँ से आपने x डिस्टेंस पे ये dx लेंथ का एलिमेंट लिया है, तो सिमिलरली ऑपोजिट साइड में भी x डिस्टेंस पे आपको dx का एलिमेंट मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी x डिस्टेंस पे ये dx का एलिमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। चूँकि ये लाइन बेटा बाइसेक्टर लाइन है, तो जितने एलिमेंट आप ऊपर लेंगे तो बिल्कुल सिमेट्री है, उतने ही एलिमेंट नीचे मिलेंगे। मतलब जिस तरह के जितने वेक्टर ये आपके इधर आएंगे, उतने ही वेक्टर नीचे की तरफ आएंगे। तो आप देख सकते हो कि इनका अगर मैं इस जनरल एंगल को यहाँ पे थीटा मान लूँ, तो ये वाले जो कंपोनेंट होंगे ये जुड़ रहे हैं सारे कंपोनेंट, और ये वाले कंपोनेंट यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये वाले कंपोनेंट। तो मैं कह सकता हूँ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस बाइसेक्टर वाली लाइन के अलोंग ही होगी, बाइसेक्टर वाले लाइन के अलोंग ही होगी। ये अगर हमारे पास एक थिन रॉड है और ये बाइसेक्टर लाइन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में होगी। तो बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो ये होती है। ठीक है ना। तो अभी हम इस फॉर्मूले को बच्चों डिराइव नहीं करेंगे, हम एक जनरल फार्मूला आपको यहाँ पर बताएंगे, और वो फार्मूला आप याद रखना, वो रिज़ल्ट याद रखना। डेरिवेशन में थोड़ा ज़्यादा इंटीग्रेशन यूज़ होता है, तो अभी मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। आगे चल के जब आप थोड़ा इंटीग्रेशन अच्छे से जान जाएंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे, तब मैं ये डेरिवेशन आपको करा दूंगा। ठीक है, यदि बट अगर आप चाहते हैं कि डेरिवेशन कराया जाए तो आप मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में डेराइव करके दिखा दूंगा। तो रॉड के लिए ऑब्लिक अगर कोई पॉइंट है, मतलब रॉड के अलोंग नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा और हम कैसे याद करेंगे, ये इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक जनरल प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमने बाइसेक्टर तो समझ लिया कि बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो रॉड के लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, मतलब बाइसेक्टर के ही अलोंग होगी बेटा। बट अगर मान लेते हैं ये बाइसेक्टर ना होता, ठीक है, अगर ये बाइसेक्टर ना होता ये रॉड, तो फिर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती, आइए वो समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट थोड़ा सा इधर है, यहाँ पे पॉइंट है, तो बेटा इसे आप दो तरह से समझ सकते हो कि इधर जितने भी इधर जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे और इधर कम मिलेंगे। तो इन यहाँ पर कोई अगर जनरल एलिमेंट लिया जाए तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इधर जो कोई जनरल एलिमेंट लिया जाए तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है।
बट ये वाले जो एलिमेंट होंगे ये रिलेटिवली थोड़े ज़्यादा एलिमेंट होंगे, है ना, और ये वाले जो एलिमेंट होंगे वो रिलेटिवली थोड़े कम एलिमेंट होंगे। तो अगर मैं कहूँ कि इस डायरेक्शन में तो कंपोनेंट सबके, इन सबके इस एक्सिस के अलोंग, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी इसके अलोंग सबके कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, इसके और इन दोनों के कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। पर इधर की तरफ जो आएंगे ये आप देख रहे हैं इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएंगे और इनके कंपोनेंट जो आएंगे इस डायरेक्शन में आएंगे। बट चूंकि ये ज़्यादा वेक्टर्स हैं, ज़्यादा वैल्यू है इनकी, तो यहाँ पर क्या होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रॉड के पैरेलल में ज़ीरो नहीं होगी, कैंसिल आउट नहीं होगी बेटा, है ना। तो एक कुछ रिजल्टेंट आएगा ऊपर की तरफ, बिकॉज ये चार्ज ज़्यादा है और इनका वेक्टर इधर की तरफ है, राइट। तो आप ये भी समझ सकते हो कि इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी, मान लेते हैं ये एक लाइन चार्ज है बेटा हमारे पास, और अगर पॉइंट हमारा बाइसेक्टर पॉइंट नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट है, तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना इस लाइन के अलोंग होती है ना इस रॉड के पैरेलल होती है। ये डायरेक्शन में रॉड के परपेंडिकुलर मान रहा हूँ, ये डायरेक्शन में रॉड के पैरेलल मान रहा हूँ। कुछ रिजल्टेंट इधर आएगा तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, ठीक है, जो इनके इस कंपोनेंट का रिजल्टेंट होगा, इसे मैं ई परपेंडिकुलर कहूँगा, रॉड के परपेंडिकुलर। एक कंपोनेंट बेटा रॉड के पैरेलल होता है, इसे मैं ई पैरेलल कहूँगा, है ना। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का रिजल्टेंट होता है। मतलब अगर ये लाइन बाइसेक्टर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो किसी जनरल डायरेक्शन में होगी, आप कह सकते हो, ना तो वो उस लाइन के अलोंग होगी ना रॉड के अलोंग होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊंगा जो आप याद रख सकते हैं, ना। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं बेटा कि डायरेक्शन ई पैरेलल की डायरेक्शन बस आपको समझनी है, ई परपेंडिकुलर की डायरेक्शन तो इस लाइन के अलोंग ही होगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो आगे होगी, है ना। ई पैरेलल की डायरेक्शन ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ऊपर का पोर्शन छोटा है और नीचे का पोर्शन बड़ा है, तो जितना पोर्शन ऊपर का अगर उतना ही मैं नीचे का ले लूँ यहाँ तक सपोज, तो इस पोर्शन का और इस पोर्शन का जो ये वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और इतनी रॉड अगर मैं भूल जाऊं तो इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अब ये जो आप देख रहे हो ये जो टुकड़ा बचा है, इसको मैं अलग कंसीडर करके अगर देखूंगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, और उसका एक कंपोनेंट इधर भी आएगा और एक इधर भी आएगा। इसलिए इतने का तो इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, बस ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, जितना पोर्शन इस पोर्शन से अधिक है, उसकी वजह से आपको ये पैरेलल वाला कंपोनेंट बेटा मिल रहा है ना। बट अगर बाइसेक्टर होगा तो पैरेलल वाला कंपोनेंट ज़ीरो होगा, बिकॉज बाइसेक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाइसेक्टर के अलोंग ही है। तो आइए अब फॉर्मूले की बात कर ली जाए। एक और मैं नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते हैं अगर नेगेटिव चार्ज रॉड है बेटा और ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ई परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये इस डायरेक्शन में होगा। अब आप देखिए ये ज़्यादा पोर्शन है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसकी इधर होगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है कि अवे फ्रॉम चार्ज होगी, है ना, टूवर्ड्स से चार्ज होगी। तो इनके वेक्टर्स इधर आएंगे और इनके वेक्टर्स इधर जाएंगे, तो इनका वेक्टर इसका डोमिनेट करेगा पैरेलल में, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर में तो सबके ऐड होते हैं। तो इनके जब ये वेक्टर इधर की तरफ आएंगे और इसका पैरेलल कंपोनेंट करोगे तो नीचे की तरफ आएगा इस केस में, यानी ई पैरेलल की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो भी इम्पॉर्टेंट है ना। चलिए अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक लाइन चार्ज है, एक थिन नॉन कंडक्टिंग रॉड है बेटा, उस पर चार्ज है हमारे पास, है ना, लैम्डा कूलम पर मीटर है, और हमारे पास एक पॉइंट है P जो कि r डिस्टेंस पे है। और इस पॉइंट P को अगर मैं रॉड AB है सपोज, रॉड के एंड से मिलाऊंगा
तो एक एंगल θ1 बन रहा है मान लेते हैं, दूसरा एंगल θ2 बन रहा है। तो यहाँ पे हम दो कंपोनेंट याद कर लेते हैं। सपोज ये वाला बड़ा है तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर की तरफ होगा और पैरेलल कंपोनेंट इधर की तरफ होगा। तो आप किस तरह से इनके रिज़ल्ट याद रखेंगे, इनकी प्रूविंग भी हम कर लेंगे आगे चल के, बट रिज़ल्ट तो आपको प्रूविंग के बाद भी याद रखने होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट हैं और बच्चे ये रिज़ल्ट अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए ध्यान से देख लीजिए रिज़ल्ट्स क्या हैं। तो ई परपेंडिकुलर जो होता है बेटा, इट इज़ के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि यूनिफॉर्म है रॉड का टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय रॉड की लेंथ। और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे sin θ1 प्लस sin θ2। तो ये जो है इसको मैं मॉड में लिख देता हूँ ताकि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आए तो उसको आप पॉजिटिव ले लें। तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट वाला फार्मूला हम लोग मॉड में लिख लेंगे ना। तो ये ई परपेंडिकुलर हो गया, मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हम कॉन्सेप्चुअली निकालेंगे बेटा, है ना। ई पैरेलल वाला जो वेक्टर होगा, ई पैरेलल वाला वो होगा के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो अब कौन सा थीटा बड़ा कौन सा छोटा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, इसलिए मैं यहाँ पर एक मॉड लगा रहा हूँ, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड। हमें डायरेक्शन की चिंता नहीं करनी है, डायरेक्शन तो हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। और डायरेक्शन हम कॉन्सेप्चुअली कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि θ1 θ2 क्या है। θ1 θ2 ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन से ये कितना एंगल बन रहा है, दीज एंगल्स आर θ1 एंड θ2। अब θ1 θ2 की वैल्यू बच्चों कैसे पुट की जाती है वो हम थोड़ा बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर दो बातें हैं, विशेष बातें हैं दो, कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो, इस तरह की सिचुएशन होगी तो θ1 θ2 दोनों पॉजिटिव लेंगे, मतलब जो पॉइंट है वो लाइन की बाउंड्री के अंदर है। मान लेते हैं ये एक लाइन चार्ज है, लीनियरली रखा हुआ है चार्ज, है ना, कभी कभी इस तरह से भी दिखा देता है। तो ये एक लाइन चार्ज है और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक, ये लैम्डा लाइन चार्ज है और ये पॉइंट P है जो इस बाउंड्री के, मतलब ये रॉड की जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री इसके अंदर है इस तरह से। तो बेटा ये θ1 और θ2 दोनों पॉजिटिव लिए जाएंगे, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे। लेट अस सपोज θ1 अगर 60 डिग्री है या 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो +30 और +60 हम लोग बच्चों पुट करेंगे। बट अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें हमारा जो लाइन चार्ज है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास बेटा लाइन चार्ज है, एक रॉड है हमारे पास, और इस रॉड के लाइन में यहाँ पॉइंट है हमारा P। तो अगर इस लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सबसे पहले, तो क्योंकि इस लाइन से जो परपेंडिकुलर होगा उससे जो एंड पॉइंट को मिलाने वाली लाइनें एंगल बना रही होंगी वो तुम्हारे θ1 और θ2 होंगे। तो ये वाला एंगल θ1 है और ये पूरा एंगल θ2 है बेटा, है ना। और ये लैम्डा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी r है बेटा, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये जो रॉड की बाउंड्री है, रॉड की जो बाउंड्री है बेटा, ये वाली जो रॉड की बाउंड्री है, इस रॉड की बाउंड्री के बाहर चला गया है पॉइंट। तो ऐसी सिचुएशन में θ1 को पॉजिटिव ले रहे हो तो θ2 को नेगेटिव ले लो, या फिर θ1 को अगर नेगेटिव ले रहे हो तो θ2 को पॉजिटिव ले लो। मतलब एनी वन एंगल, है ना, पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। इस तरह से बेटा आपको कंसीडर करना है फॉर्मूला लगाते वक्त। तो ये फार्मूला बेहद इम्पॉर्टेंट है, ये फार्मूले आप याद रखेंगे। और जब आप फार्मूला याद रखते हैं तो फार्मूले की अच्छाई और उसकी लिमिटेशन क्या है वो भी आपको पता होने ज़रूरी। तो एक तो आप मॉड लगाएंगे, क्योंकि आप किसी को भी θ1 मान लीजिएगा, किसी को भी θ2, और इससे सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आएगी,
डायरेक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो हम कॉन्सेप्चुअली पता करेंगे, इसलिए मैंने अभी डायरेक्शन को लेकर थोड़ी देर चर्चा की है, ठीक है। और इनके इंटीग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है, इस वजह से मैं प्रूविंग नहीं करा रहा हूँ अभी, इनकी आगे चल के करा दूंगा, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट्स आप याद रखेंगे और बहुत ज़रूरी रिज़ल्ट्स हैं ये, ठीक है ना। तो इनके कुछ कैलकुलेशंस भी हम करेंगे आगे। मान लेते हैं कि एक कैलकुलेशन अगर हम देख लें, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रॉड है, ये एक थिन रॉड है बेटा, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, और इसके एक एंड पॉइंट पे हमें यहाँ पर r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले देखो पॉजिटिव चार्ज है तो यही परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, है ना। तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर होगा और इस चार्ज की वजह से ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी पी पॉइंट पे, राइट। तो अगर हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो सबसे पहले अगर हम ये लाइन देखें तो ये लाइन आर है और ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है और यही लाइन हमारी एंड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो थीटा 1 की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 0 डिग्री है, और ये जो है ये दूसरी लाइन है तुम्हारी ना, तो ये एंगल थीटा 2 हो जाएगा। और ये वैल्यू अगर रॉड की लेंथ कुछ भी आपको दे दी जाए, हो सकता है आपको लेंथ दे दी जाए, हो सकता है ये एंगल दे दिया जाए, लेट अस सपोज ये एंगल 60 डिग्री गिवन है प्रॉब्लम में, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन 0, ये थीटा 2 60 डिग्री हो जाएगा और थीटा 1 नहीं गिवन होगा चूँकि एंड पॉइंट है तो 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा 1 प्लस साइन 60, तो इट इज़ √3/2 के लैम्डा डिवाइड बाई आर, और ई पैरेलल जो आएगा दैट इज़ के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, मॉड ले लेता हूँ मैं, तो इट इज़ के लैम्डा डिवाइड बाई 2r। तो ये बच्चों आ जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ से हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज़ अंडर रूट ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर, चूँकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगी। तो देख लीजिएगा जो भी मिलेगी के लैम्डा बाई आर कॉमन होगा और 1/4 प्लस 3/4 ये 1 आ जाएगा, तो ये के लैम्डा बाई आर ही हो जाएगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो डायरेक्शन होगी, अगर ये वाला एंगल निकालना हो अल्फ़ा की और जो इस लाइन से कितना एंगल बनाएगी, तो वो भी आप tan अल्फ़ा इज इक्वल टू ई पैरेलल बाई ई परपेंडिकुलर कर सकते हो। ओके।